तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में पहले इसके फीचर्स रिवाइज कर लेते हैं कि आगे की जर्नी हमारी स्मूथ हो। पहला है कि बोथ दी पार्टीज हैव राइट एंड ऑब्लिगेशंस, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में जो बातें लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना पड़ेगा। दूसरा है टी इज इक्वल टू ज़ीरो में कोई कैश फ्लो नहीं होगा, यानी कि जो भी पार्टीज़ आएंगे वो पार्टीज़ आएंगे, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और अपने अपने घर को चले जाएंगे, कोई पैसे का लेन देन नहीं होगा। टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी में फ़िज़िकल सेटलमेंट भी हो सकता है और कैश सेटलमेंट भी हो सकता है। तो जहाँ फ़िज़िकल सेटलमेंट की बारी आएगी वहाँ पे अंडरलाइंग एसेट का आदान प्रदान यानी कि लेन देन होगा, लेकिन कैश सेटलमेंट की जब बारी आएगी तो वहाँ पे ये कैलकुलेट किया जाएगा कि किसको लॉस हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है, किसको प्रॉफिट हो रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, और लॉस वाला पार्टी प्रॉफिट वाले पार्टी को पैसा दे देगा, यानी कि डिफरेंस अमाउंट दे देगा, दैट इज़ और कैश सेटलमेंट। यहाँ पे मार्जिन डिपॉजिट की जाती है, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज मार्जिन अकाउंट खोलता है इन्वेस्टर्स का, और यहाँ पे मार्जिन मनी डिपॉजिट की जाती है स्टॉक एक्सचेंज के पास। यहाँ पे रीप्राइसिंग या एमटीएम यानी कि मार्क टू मार्केट किया जाता है, तो स्क्वायर ऑफ ऑप्शन इज यूजुअली यूज्ड। तो यहाँ पे रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट किया जाता है, यानी कि जैसे अंडरलाइंग एसेट का जो ग्राफ है अगर वो ऐसा ऐसा है यानी कि फ्लक्चुएटिंग है, वैसे ही फ्यूचर्स का भी जो ग्राफ होगा वो भी फ्लक्चुएटिंग होगा, यानी कि डेली बेसिस में लॉस या प्रॉफिट निकाला जा सकता है, यानी कि डेली बेसिस पे रीप्राइसिंग यानी कि मार्क टू मार्केट उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का किया जाएगा। तो अगर डेली बेसिस में रीप्राइसिंग होगी तो डेली बेसिस में कौन से पार्टी को प्रॉफिट हुआ और कौन से पार्टी को लॉस हुआ वो कैलकुलेट होता जाएगा। सिंस वो कैलकुलेट होता जा रहा है तो जिसने भी कॉन्ट्रैक्ट किया है फ्यूचर्स का उसको डेली बेसिस में पता चलते जा रहा है कि उसको प्रॉफिट होते जा रहा है उस कॉन्ट्रैक्ट से या लॉस होते जा रहा है, यानी कि उसको ये पता है कि मेरे को कितना आज की डेट में कमाई हुई है या कितना उसको लॉस हुआ है। सिंस उसको डेली बेसिस पे ये पता चलते जा रहा है तो डेली बेसिस में वो एक डिसीजन ले सकता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे चलने दूं या इस कॉन्ट्रैक्ट को यहीं ख़त्म कर दूं, यानी कि और नहीं खेलूं। और नहीं खेलना को ही मैंने सिखाया था, स्क्वायर ऑफ बोला जाता है। तो यहाँ पे यूजुअली स्क्वायर ऑफ का ऑप्शंस लोग यूज़ करते हैं। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि सिंस रीप्राइसिंग इन्वॉल्व है यानी कि मार्क टू मार्केट इन्वॉल्व है, तो डेली बेसिस में आपको पता चलते जा रहा है कि उस कॉन्ट्रैक्ट से, उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो रोज़ आप ये डिसाइड कर सकते हो कि मुझे और खेलना है या नहीं खेलना, यानी कि स्क्वायर ऑफ करना है या नहीं करना। अगर आपको स्क्वायर ऑफ नहीं करना तो कॉन्ट्रैक्ट चलता रहेगा मैच्योरिटी तक, और अगर आपको स्क्वायर ऑफ करना है तो आज जो आपका नोशनल प्रॉफिट है या नोशनल लॉस है वो रियल प्रॉफिट या रियल लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था इट इज़ ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था कि इट इज़ रेगुलेटेड, तो सिंस स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व है तो बहुत सारे रेगुलेशंस वहाँ पे अप्लाई होते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड है। इस स्टैंडर्डाइज को बहुत अच्छे से आप समझ लो, आपको बहुत हेल्प करेगा। इस स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि वो एक पीस ऑफ पेपर है जो कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें सारी बातें स्टॉक एक्सचेंज ने लिख दी है, यानी कि कितने अंडरलाइंग एसेट पे, फॉर एग्जांपल शेयर्स है तो शेयर्स कितने में ट्रेडिंग हो सकती है, यानी कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है, यानी कि लॉट साइज़ क्या होगा, प्राइस क्या होना चाहिए वो उसमें डला रहता है। तो कुल मिला के सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उस पीस ऑफ पेपर में लिखी रहती हैं। वो पीस ऑफ पेपर में मेरे साइन का वो वेट कर रहा है पीस ऑफ पेपर, मैं साइन करूँगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन नहीं करूँगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसके अंदर में फेर बदल यानी कि चेंजेस मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं सिर्फ वहाँ पे सिग्नेचर ही कर सकता हूँ। तो स्टैंडर्डाइज का मतलब ये है कि स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं वही फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट तैयार करते हैं, लेकिन वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना है या नहीं करना वो मेरा डिसीजन रहेगा। ठीक है। नो क्रेडिट रिस्क, तो वर्चुअली यहाँ पे क्रेडिट रिस्क नहीं होता, यानी कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को धोखा नहीं दे पाती क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज है बीच में, और स्टॉक एक्सचेंज मार्जिन मनी डिपॉजिट करवाती है जिन जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया रखा होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में अंडरलाइंग एसेट क्या क्या हो सकते हैं। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में ब्रॉडली अंडरलाइंग एसेट या तो स्टॉक होते हैं या शेयर्स होते हैं।
या इंडेक्स होते हैं यानी कि सेंसेक्स होता है या निफ्टी होता है, या फिर करेंसीज होते हैं जैसे रुपीज़ हो गया, डॉलर हो गया, एसेट्रा। तो जब अंडरलाइंग एसेट स्टॉक होता है या शेयर्स होता है, तो उससे बने हुए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं स्टॉक फ्यूचर्स। अगर अंडरलाइंग एसेट इंडेक्स है तो उसे हम कहते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स। ब्रॉडली हम ये वर्ड यूज़ करते हैं सेंसेक्स फ्यूचर्स या निफ्टी फ्यूचर्स। तो अंडरलाइंग एसेट जब इंडेक्स होता है, उससे अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि डेरिवेटिव तैयार हुआ है तो उसे हम कहेंगे इंडेक्स फ्यूचर। और इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में या तो सेंसेक्स फ्यूचर या तो निफ्टी फ्यूचर या कोई और इंडेक्स फ्यूचर। और अगर अंडरलाइंग एसेट करेंसीज है तो उसे हम करेंसी फ्यूचर्स का नाम देते हैं। ठीक है, अब स्टॉक फ्यूचर्स को डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के साथ। तो चलिए एग्जांपल डिस्कस करते हैं। डेट में ले रहा हूँ 1 सितंबर, इन्वेस्टर सी ले रहा हूँ और इन्वेस्टर डी ले रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने बीच में स्टॉक एक्सचेंज बनाया है, लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में मैंने स्टॉक एक्सचेंज नहीं बनाया था। उसका कारण सिंपल सा है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉक एक्सचेंज नहीं होता, लेकिन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में स्टॉक एक्सचेंज होता है, इसलिए मैंने स्टॉक एक्सचेंज बीच में बनाया है। यहाँ पे दोनों पार्टीज यानी कि इन्वेस्टर सी और इन्वेस्टर डी अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के साथ। यानी कि इन्वेस्टर सी एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिसे मैं नाम दे रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1, और डी भी एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा जिसे मैं नाम दे रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2। यानी कि सी इन्वेस्टर ने एक अलग कॉन्ट्रैक्ट किया स्टॉक एक्सचेंज के साथ और डी इन्वेस्टर ने एक अलग कॉन्ट्रैक्ट किया स्टॉक एक्सचेंज के साथ। इसका मतलब ये निकल रहा है कि इन्वेस्टर सी और इन्वेस्टर डी आपस में एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते। सी क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? सी ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि उसे लग रहा है कि येलो शेयर का प्राइस 150 से नीचे जाएगा, तो सी ने ये कॉन्ट्रैक्ट किया कि सी विल सेल 100 येलो शेयर्स ऑन 30 नवंबर एट 150। तो 1 सितंबर को ये कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है जिसमें सी ये बोल रहा है कि वो 100 शेयर्स को सेल करेगा 30 नवंबर को, यानी कि 3 महीने बाद 150 रुपीज़ में। जिसको लेना है ले लो। ठीक है, तो ऐसा ही एक इन्वेस्टर डी तैयार हो गया। इन्वेस्टर डी को लग रहा है कि 150 से ऊपर जाएगा येलो का शेयर का प्राइस 30 नवंबर को, तो डी विल बाय दी 100 येलो शेयर्स ऑन 30 नवंबर एट 150। इस तरीके से क्या होगा कि डी ने एक अलग कॉन्ट्रैक्ट किया, डी ने बाय वाला कॉन्ट्रैक्ट किया है और सी ने सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो स्टॉक एक्सचेंज के पास दो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट आ चुके हैं। एक सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट है इन्वेस्टर सी का और एक बाय वाला कॉन्ट्रैक्ट है इन्वेस्टर डी का। यहाँ पे मैंने 100 शेयर्स लिए हैं ये बताने के लिए कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में 100 शेयर्स की बात चल रही है, यानी कि ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज ने ये कॉन्ट्रैक्ट का पेपर तैयार किया और उन्होंने 100 शेयर्स ऑफ येलो लिख दिया। मतलब जिस बंदे को येलो शेयर्स के रिगार्डिंग कुछ भी लग रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकता है फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसे 100 येलो शेयर्स पर ही कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। वो मन चाहे नंबर ऑफ येलो शेयर्स पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। यानी कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कस्टमाइज नहीं होते, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज होते हैं। यानी कि उसके अंदर में जो लॉट साइज होता है, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कितने नंबर ऑफ अंडरलाइंग एसेट होंगे वो फिक्स कर दिया जाता है बाय द स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे क्या फिक्स किया है? यहाँ पे ये फिक्स किया है कि एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करना हो किसी भी पार्टी को तो वो 100 शेयर के पीछे हो सकता है। आप सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट करना चाहो तो सेल वाला हो जाएगा, बाय वाला करना चाहो तो बाय वाला हो जाएगा, लेकिन 100 येलो शेयर्स पर करना पड़ेगा। इसलिए अगर आप नोटिस करोगे तो सी ने सेल वाला कॉन्ट्रैक्ट किया है 100 शेयर्स के पीछे और डी ने बाय वाला कॉन्ट्रैक्ट किया है 100 शेयर्स के पीछे, क्योंकि जो लॉट साइज है वो है 100 शेयर्स पर कॉन्ट्रैक्ट। तो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कितने अंडरलाइंग एसेट होते हैं, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट के पीछे में मुझे कितने अंडरलाइंग एसेट पर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसे हम लॉट साइज कहते हैं। यहाँ पे लॉट साइज है 100 शेयर्स पर कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 हुआ है जो सी ने किया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल किया है, उसे हम कहते हैं शॉर्ट पोजीशन लेना। ऐसा इसलिए बोला क्योंकि जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस समय आप कोई पैसों का आदान प्रदान यानी कि लेन देन नहीं करते हो, आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में पोजीशन लेके घर आ जाते हो।
यहाँ पे इन्वेस्टर सी ने क्या पोजीशन लिया है, तो मैं कहूँगा सी ने शॉर्ट पोजीशन लिया है, यानी कि उसने फ्यूचर डेट में कोई चीज़ को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। यहाँ पे सी ने फ्यूचर डेट में येलो शेयर्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट टू सेल, यानी कि शॉर्ट पोजीशन लेना। अगर मैं डी की बात करूं तो डी ने कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 किया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टू बाय किया, यानी कि उसने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में लॉन्ग पोजीशन ली है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्ग पोजीशन लिया है, इससे ये मतलब निकलता है कि उस बंदे ने फ्यूचर डेट में कोई चीज़ परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट, तो वहाँ पे आप पोजीशन लेते हो, या तो आप लॉन्ग पोजीशन लेते हो, यानी कि फ्यूचर डेट में कुछ परचेस करने की बात करके आते हो, या फिर आप शॉर्ट पोजीशन लेते हो, यानी कि फ्यूचर डेट में कोई चीज़ सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट करके आते हो। हमारे में ये जो चीज़ है वो येलो शेयर्स है। इस शॉर्ट पोजीशन वाले कॉन्ट्रैक्ट को हम एफ माइनस कहते हैं फ्यूचर्स के केस में, और इस लॉन्ग पोजीशन वाले को फ्यूचर्स में हम एफ प्लस कहते हैं। ये एफ माइनस और एफ प्लस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास जो इन्वेंट्री है येलो शेयर्स की, यानी कि आपके पास जो स्टॉक है येलो शेयर्स का, यानी कि येलो शेयर्स का बास्केट है, उसमें 10 येलो शेयर पड़े हैं आपके पास ऑलरेडी, आप खरीद के रखे थे। अब आप जो कॉन्ट्रैक्ट करके आए, यानी कि अगर मैं इन्वेस्टर डी हूँ, तो इन्वेस्टर डी कॉन्ट्रैक्ट करके आया कि वो बाय करेगा 100 येलो शेयर फ्यूचर डेट में, यानी कि 30 नवंबर को। यानी कि 3 महीने बाद ये होगा कि उसके पास 100 येलो के शेयर और आ जाएंगे। तो पहले से उसके बास्केट में 10 येलो शेयर थे, अब और 100 येलो शेयर जुड़ जाएंगे, तो 110 येलो शेयर हो जाएंगे उसके पास। यानी कि येलो शेयर की जो उसकी इन्वेंट्री है उसमें बढ़ोतरी आ जाएगी। वो 10 येलो शेयर से 110 येलो शेयर्स तक पहुंच जाएगा, यानी कि उसके पास येलो शेयर्स का इंक्रीमेंट हो जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे प्लस वर्ड यूज़ करते हैं, एफ प्लस। यानी कि आप अपनी इन्वेंट्री में उस अंडरलाइंग एसेट को और जोड़ना चाहते हैं। चलो डिस्कस करते हैं इन्वेस्टर सी को। इन्वेस्टर सी के पास मान के चलो 300 येलो शेयर्स थे, पहले से उसके पास 300 येलो शेयर्स थे, और वो कॉन्ट्रैक्ट करके आया है एफ माइनस वाला, यानी कि फ्यूचर डेट में, यानी कि आज से 3 महीने बाद वो 100 येलो शेयर्स बेच देगा। यानी कि 3 महीने बाद ये होने वाला है कि 300 शेयर्स येलो शेयर्स में से वो 100 शेयर निकालेगा और बेच देगा। तो उसके पास जो 300 येलो शेयर्स थे, अब वो कितने हो गए, तो अब 200 येलो शेयर हो गए। मतलब 300 येलो शेयर्स थे, अब वो घट के 200 येलो शेयर हो गए, यानी कि डिक्रीज हो गए, यानी कि माइनस हो गए। इसलिए हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया एफ माइनस, यानी कि आप अपनी इन्वेंट्री ऑफ अंडरलाइंग एसेट में माइनस कर देते हो कुछ चीज़ों को, यानी कि कोई चीज़ निकाल देते हो, यानी कि बेच देते हो। हमारे यहाँ पे अंडरलाइंग एसेट येलो शेयर्स है, तो अगर आप येलो शेयर्स को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो बोलेंगे एफ माइनस, येलो शेयर्स को परचेस करने का कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो हम बोलेंगे एफ प्लस। ठीक है। तो चलिए और टर्मिनोलॉजीज देख लेते हैं कि 1 सितंबर की जो डेट है, यानी कि टी इज इक्वल टू 0, यानी कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस दिन येलो शेयर्स की एक्चुअल मार्केट प्राइस चल रही थी मार्केट में 100 रुपये। इस 100 रुपये को हम कहेंगे एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट का प्राइस, यानी कि एक्चुअल यू ए प्राइस टी इज इक्वल टू 0। यू ए का मतलब है अंडरलाइंग एसेट, तो एक्चुअल यू ए प्राइस टी इज इक्वल टू 0, जिसे हम स्पॉट प्राइस भी कहते हैं। तो जिस अंडरलाइंग एसेट पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उस अंडरलाइंग एसेट की आज की जो प्राइस चल रही होगी, यानी कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस दिन की जो प्राइस चल रही होगी, यानी कि टी इज इक्वल टू 0, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट डेट है। इस दिन जो उसकी प्राइस चल रही होगी उसको हम कहते हैं एक्चुअल यू ए प्राइस टी इज इक्वल टू 0, या फिर स्पॉट प्राइस। 30 नवंबर को, यानी कि मैच्योरिटी वाले दिन, उसकी प्राइस क्या हो सकती है, यानी कि येलो शेयर्स की एक्चुअल मार्केट प्राइस क्या हो सकती है, तो क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क यानी कि हमें नहीं पता क्या हो सकती है, तभी तो हम लोग ये बेटिंग टाइप का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यानी कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर हमें पता होता तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करता। यानी कि अगर इन लोगों को पता होता सी और डी को कि कल को उस येलो शेयर की प्राइस क्या होने वाली है, यानी कि कोई अनुमान लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये सोच रहा है यहाँ पे 150 से कम होगी, ये सोच रहा है 150 से ऊपर होगी। ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि 30 नवंबर को उसकी प्राइस होगी क्या।
तो सिंस हमें पता नहीं है तो हम बोलेंगे कि एक्चुअल यूए प्राइस टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी में क्वेश्चन मार्क यानी कि कुछ भी हो सकती है। तो आज उसकी प्राइस 100 रुपये है, 30 नवंबर को कुछ भी हो सकती है। नाउ हमने यहाँ पे जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया है वो फ्यूचर्स के नेचर का है, यानी कि जो रेड कॉन्ट्रैक्ट है फ्यूचर का वो है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 150 रुपीज़ का। दिस 150 रुपीज़ इज द एक्चुअल डेरिवेटिव प्राइस यानी कि एक्चुअल फ्यूचर्स का प्राइस। ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना, कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 और कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2, इसके अंदर में अगर आप देखो तो 150 रुपीज़ लिखा हुआ है। आप इस बॉक्स को कॉन्ट्रैक्ट अज्यूम करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये बॉक्स के अंदर की सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हुई हैं दैट सी विल सेल द येलो 100 शेयर्स ऑन 30 नवंबर एट 150। तो 150 जो इस कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया इसे ही हम कहते हैं एक्चुअल डेरिवेटिव का प्राइस, यानी कि एक्चुअल फ्यूचर्स का प्राइस 150 टी इज इक्वल टू 0 में। ठीक है, तो उस पीस ऑफ पेपर में जो रेट लिखा हुआ है ना 150, उस 150 को हम बोलेंगे एक्चुअल फ्यूचर्स का प्राइस यानी कि एक्चुअल डेरिवेटिव का प्राइस। टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी में ये एक्चुअल फ्यूचर्स का प्राइस क्या हो जाएगा? तो टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी में ये एक्चुअल फ्यूचर्स का प्राइस एक्चुअल शेयर्स की प्राइस के बराबर होगा, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क ऊपर लिखा था उसे नीचे फिर से बना दिया। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा, तो ध्यान से सुनना, कि जो आप अंडरलाइंग एसेट पे आपने कॉन्ट्रैक्ट किया यानी कि येलो शेयर्स, उसकी प्राइस ऊपर नीचे होती रहेगी टी इज इक्वल टू 0 और टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी के बीच में, क्योंकि शेयर्स हैं तो फ्लक्चुएशन तो रहेगा ही। लेकिन सिंस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट किया जाता है तो उस पीस ऑफ पेपर में 150 लिख तो दिया गया, लेकिन वो 150 कांस्टेंट रहेगा नहीं, वो भी ऊपर नीचे होता रहेगा। यानी कि फ्यूचर की प्राइस भी फ्लक्चुएट होती रहती है, यानी कि फ्यूचर की प्राइस भी ऊपर नीचे होती रहेगी। भले आपने कॉन्ट्रैक्ट वाले दिन यानी कि टी इजिकल टू 0 में वहाँ पे 150 रुपीज़ वाले कॉन्ट्रैक्ट में सिग्नेचर किया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो 150 रुपीज़ मैच्योरिटी तक 150 ही रहेगा। वो 150 रुपीज़ बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैच्योरिटी वाले दिन वो अपने अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। इसको एक डायग्राम से समझते हैं तो आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा कि टी इज इक्वल टू 0 में यानी कि 1 सितंबर में येलो शेयर्स यानी कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस थी 100 रुपये। दिस इज द एक्चुअल मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर 100 रुपये। ये ऊपर नीचे होती रहेगी 3 महीने के लिए, क्योंकि 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। और मैच्योरिटी का डेट यानी कि 30 नवंबर को ये कुछ भी हो सकती है, विच इज़ क्वेश्चन मार्क, मुझे नहीं पता क्या हो सकता है। इससे जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बना विच इज़ इन द नेचर ऑफ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, उसकी आज की प्राइस है 150। इसी को मैं एक्चुअल फ्यूचर्स की प्राइस बोल रहा हूँ। अब सिंस रीप्राइसिंग या मार्क टू मार्केट किया जाएगा तो ये वाला प्राइस भी यानी कि फ्यूचर्स की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी ऊपर नीचे होता रहेगा आने वाले 3 महीनों में। लेकिन मैच्योरिटी वाले दिन वो दोनों बराबर हो जाएंगे, विच इज़ एक्चुअल शेयर का प्राइस यानी कि एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट का प्राइस और एक्चुअल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में रीप्राइसिंग होती है, यानी कि उसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन मैच्योरिटी वाले दिन फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस यानी कि रेड कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस और येलो शेयर्स का प्राइस सेम हो जाता है। ये देखिए, इट मीन्स दैट एक्चुअल फ्यूचर्स प्राइस मैच्योरिटी वाले दिन यानी कि रेड कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एक्चुअल अंडरलाइंग एसेट यानी कि येलो शेयर्स इज इक्वल टू मैच्योरिटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको लॉट साइज़ और अच्छे से समझाता हूँ कि लॉट साइज़ अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स की बात करेंगे तो एक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में किसी कंपनी के शेयर्स की बात चल रही होगी, मान के चलो 100 शेयर्स। तो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में 100 शेयर्स ऑफ अ कंपनी की बात हो रही होगी, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट में ये 100 शेयर्स ऑफ द कंपनी लिख दिया गया, जिसको भी वो कॉन्ट्रैक्ट करना है आके साइन करके जाए। अगर इंडेक्स फ्यूचर की बात चल रही है तो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में 50 निफ्टी लिखा हो सकता है, यानी कि 50 निफ्टी के पीछे आप करना चाहते हो। सो निफ्टी इज योर इंडेक्स एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ द इंडेक्सेस, इट इज़ 50।
तो 50 आपका लॉट साइज हो जाएगा, यानी कि एक निफ्टी के ऊपर में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगा, 50 निफ्टी के पीछे कॉन्ट्रैक्ट हो पाएगा। अगर हम लोग करेंसी फ्यूचर की बात करेंगे तो एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में 5 लाख डॉलर्स की बात चल रही है, यानी कि यहाँ पे 5 लाख आपका लॉट साइज है, यानी कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट करना है तो 5 लाख का करना होगा डॉलर्स के लिए। ठीक है, तो ये होता है लॉट साइज, अलग अलग केस में अलग अलग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम फ्यूचर्स की प्राइस डिस्कस करते हैं कि शेयर मार्केट में मार्केट के कोड्स किस तरीके से रहते हैं। ये स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज करता है, तो मेरी कोशिश है कि मैं यहाँ पे पूरा का पूरा कंफ्यूजन दूर कर दूँ। एग्जाम्पल के तौर पे एक कंपनी है XYZ, जिसकी शेयर की प्राइस चल रही है मार्केट में 300 रुपये पर शेयर। दिस इज सब्जेक्ट टू चेंज, यानी कि सिंस शेयर मार्केट में शेयर्स की ट्रेडिंग होती है तो 300 रुपये भले आज मान के चलो ये T=0 है, तो भले आज इसकी प्राइस 300 रुपये हो, बट मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि इसकी प्राइस 300 ही रहेगी, ये बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। ठीक है, इट इज़ सब्जेक्ट टू चेंज। इससे जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट बना तो वो 3 मंथ्स का फ्यूचर प्राइस रहेगा, उसमें 312 रुपये पर शेयर मान के चलो। तो 3 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट तैयार हुआ, और 3 महीने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जो फ्यूचर प्राइस है वो मान के चलो 312 रुपीज़ पर शेयर है। जैसे कि मेरे प्रीवियस एग्जाम्पल में आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि 150 रुपीज़ इज़ द 3 मंथ फ्यूचर प्राइस एंड 100 रुपीज़ इज़ द प्राइस ऑफ द शेयर। तो वैसे यहाँ पर भी हुआ 300 रुपये और 312 रुपये। ये भी सब्जेक्ट टू चेंज है। ये भी सब्जेक्ट टू चेंज है का मतलब ये है कि अगर आप इसको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट समझो, इस पीस ऑफ पेपर को, तो मान के चलो यहाँ पे लॉट साइज 50 शेयर्स का है, यानी कि XYZ कंपनी के 50 शेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट एक बार में हो सकता है। तो इस तरीके का जब फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट का पेपर तैयार किया जाएगा तो वहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी होंगी, जहाँ पे ये भी लिखा होगा कि 50 शेयर्स की बात चल रही है XYZ कंपनी के @312 रुपये पर शेयर, और आपने यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर दिया। तो दिस 312 रुपये इज सब्जेक्ट टू चेंज बिकॉज ऑफ द रीप्राइसिंग और मार्क टू मार्केट। मैं बार बार एक ही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 312 रुपये में भले आपने वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट किया हो, बट ज़रूरी नहीं है कि वो 312 ही रहेगा मैच्योरिटी तक। वो हर दिन चेंज होगा, यानी कि फ्यूचर की प्राइस हर दिन चेंज होती है। तो जैसे कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस फ्लक्चुएट होती है, वैसे ही फ्यूचर्स की भी प्राइस फ्लक्चुएट होती है। इस बात का ध्यान रखना। ये मत सोचना कि यहाँ पे 312 रुपये में कॉन्ट्रैक्ट करके आ गया हूँ तो 312 ही रहेगा। ये फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट है, 312 नहीं रहेगा। बाकी सारी बातें वहीं सेम रहेगी, लेकिन ये जो प्राइस है ना, ये बदलता रहेगा। ठीक है। नाउ फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज इक्वल टू फ्यूचर का प्राइस मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज। इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर की प्राइस यानी कि रुपीस पर अंडरलाइंग एसेट, यानी कि प्राइस ऑफ वन अंडरलाइंग एसेट। तो एक अंडरलाइंग एसेट की प्राइस कितनी है उसे हम फ्यूचर प्राइस कहते हैं। और लॉट साइज जैसा मैं बताया हूँ आपको, अंडरलाइंग एसेट पर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि नंबर ऑफ अंडरलाइंग एसेट इन वन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने नंबर ऑफ अंडरलाइंग एसेट हैं। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आती है, यानी कि रुपीस पर कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वैल्यू ऑफ ऑल द अंडरलाइंग एसेट इन वन कॉन्ट्रैक्ट। इसे एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर 312 रुपये पर शेयर जो मेरे एग्जांपल में चल रहा था फ्यूचर की प्राइस, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 50 शेयर्स पर कॉन्ट्रैक्ट, तो आंसर आएगा 15,600 रुपीज़ पर कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का पेपर तैयार हुआ उसमें एक अंडरलाइंग एसेट की प्राइस है 312 रुपये, और ऐसे 50 शेयर्स पे कॉन्ट्रैक्ट बनने जा रहा है, यानी कि 50 शेयर्स इंटू 312 रुपये, टोटल 15,600 का वो कॉन्ट्रैक्ट है। ये बताना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और फ्यूचर्स प्राइस अलग चीज़ होती है। तो मैं आपको यहाँ पे क्लैरिटी दे रहा हूँ कि फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज़ नॉट इक्वल टू फ्यूचर्स का प्राइस। यहाँ पे जो हमने 3 मंथ फ्यूचर प्राइस लिखा है, ये कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस नहीं है, यानी कि पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस नहीं है। इसको जब लॉट साइज से मल्टीप्लाई किया जाएगा,
यानी कि 312 रुपये को 50 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो वैल्यू आएगा 15,600, वो उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है। समझ में आया? तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन का एरिया बन जाता है, तो मैं पहले ही क्लियर करवा रहा हूँ कि फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस अलग होता है और फ्यूचर प्राइस अलग होता है। मार्केट में जो कोट्स रहते हैं, शेयर मार्केट में जो कोट्स रहते हैं, वो फ्यूचर प्राइस के चलते रहते हैं। आपको उसको लॉट साइज से मल्टीप्लाई करना है और फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालना है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ही ऐसा केस है जहाँ पे फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और फ्यूचर प्राइस सेम हो सकता है। वो ये है, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन लॉट साइज इज वन अंडरलाइंग एसेट पर कॉन्ट्रैक्ट। तो इन अबव एग्जांपल, अगर मैं फ्यूचर की प्राइस 312 रुपये पर शेयर लेके चल रहा हूँ, न्यू लॉट साइज मैं एक शेयर पर कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, तो मेरा फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आएगा 312 रुपीज़ पर शेयर इंटू एक शेयर पर कॉन्ट्रैक्ट। ये शेयर और ये शेयर कट जाएगा, आंसर आएगा 312 रुपये पर कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ इसी केस में 312 रुपीज़ पर कॉन्ट्रैक्ट यानी कि फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस विल बी इक्वल टू 312 रुपये पर शेयर यानी कि फ्यूचर की प्राइस। तो फाइनली ये कंक्लूजन निकल रहा है कि नॉर्मल केस में कभी भी फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस और फ्यूचर की प्राइस अलग अलग होती हैं, क्योंकि फ्यूचर की प्राइस को जब आप मल्टीप्लाई करते हो लॉट साइज से, तभी आपका फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आता है। लेकिन सिर्फ एक ही केस है जहाँ पे दोनों सेम हो सकते हैं, और वो बहुत ही लॉजिकल केस है कि जहाँ पे लॉट साइज एक होगा, यानी कि एक अंडरलाइंग एसेट की बात चल रही होगी, वहाँ पे फ्यूचर प्राइस और फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सेम हो सकता है। बाकी कोई ऐसा केस नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्रेडिट रिस्क एंड मार्जिन मनी को डिस्कस करते हैं। मैंने बार बार अपने डिस्कशन में कहा है कि वर्चुअली फ्यूचर्स के केस में क्रेडिट रिस्क नहीं होता, यानी कि एक पार्टी दूसरे पार्टी को धोखा नहीं दे सकती। इसका वन ऑफ द मेन रीज़न ये है कि स्टॉक एक्सचेंज इन्वॉल्व तो है, लेकिन वो मार्जिन मनी डिपॉजिट करवाता है। ये मार्जिन मनी का जो अकाउंट है वो कैसे काम करता है, चलिए डिस्कस करते हैं। कि मेरा एक इन्वेस्टर सी है, मेरा एक इन्वेस्टर डी है, बीच में स्टॉक एक्सचेंज है। इसको लग रहा है 150 के नीचे जाएगा शेयर का प्राइस, और इसने 100 येलो शेयर्स पे कॉन्ट्रैक्ट किया है। और इसको लग रहा है 150 से ऊपर जाएगा शेयर का प्राइस, तो इसने 100 येलो शेयर्स पे कॉन्ट्रैक्ट किया है। जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया स्टॉक एक्सचेंज के साथ, तो इन्होंने अलग से मार्जिन मनी डिपॉजिट किया, और इस डी ने भी अलग से मार्जिन मनी डिपॉजिट किया। यहाँ पे धोखा का केस नहीं होगा। तो मान के चलो इन लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो 1 सितंबर को किया, यानी कि टी इज इक्वल टू 0 को किया, जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट डेट है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि इस केस में आपकी फ्यूचर की प्राइस क्या होगी। आपकी फ्यूचर की प्राइस होगी 150 रुपीज़, जो उस पीस ऑफ पेपर में इन लोगों ने लिखा। और इसमें लॉट साइज कितनी होगी, तो 100 शेयर्स होंगे। तो टोटल फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या आएगी, तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला सिखाया। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज इक्वल टू फ्यूचर प्राइस इंटू लॉट साइज, यानी कि 150 रुपीज़ पर शेयर मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर्स, विच विल बी अराउंड 15,000 रुपीज़। दिस 15,000 इज द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। ओके, अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करता है, इस 15,000 रुपये यानी कि फ्यूचर की कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का एक पर्टिकुलर परसेंटेज, लाइक 8%, 10%, और वॉट एवर केस में भी, उतने पैसे इन दोनों से, यानी कि इन्वेस्टर सी से भी और इन्वेस्टर डी से भी, अपने पास जमा करवाता है। यानी कि जो उन्होंने कैलकुलेट किया होगा वो अराउंड अगर 2,000 रुपये आ रहा है, तो सी का मार्जिन अकाउंट खुलेगा स्टॉक एक्सचेंज के पास, और डी का मार्जिन अकाउंट खुलेगा स्टॉक एक्सचेंज के पास, और ये दोनों लोग 2-2 हज़ार रुपये जमा कर देंगे स्टॉक एक्सचेंज के पास। तो सी ने 2,000 रुपये दे दिए स्टॉक एक्सचेंज के पास, और डी ने भी स्टॉक एक्सचेंज के पास 2,000 रुपये दे दिए 1 सितंबर को। अब अगले दिन 2 सितंबर को क्या हुआ, चलिए देखते हैं। 2 सितंबर को ये हुआ कि एक येलो शेयर की प्राइस चेंज होगी। ऑब्वियस सी बात है, अंडरलाइंग एसेट आपका जो शेयर है वो फ्लक्चुएट होता रहेगा, यानी कि उसकी प्राइस ऊपर नीचे चलती रहेगी। तो उसकी जैसे प्राइस चेंज होगी, उससे जो डिपेंडेंट फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि रेड फ्यूचर का प्राइस, वो भी चेंज होगा।
मान के चलो उसकी प्राइस हो गई 140 रुपीज़ पर शेयर। इसकी प्राइस, फ्यूचर की प्राइस, एक फ्यूचर की प्राइस 140 रुपीज़ हो गई। इसके कारण डी को नोशनल लॉस हो जाएगा। डी को नोशनल लॉस इसलिए हो जाएगा क्योंकि डी सोच रहा था कि 150 से ऊपर जाएगा, इसलिए उसने 150 पे फ्यूचर प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट किया। लेकिन सिंस 140 हो गया फ्यूचर का प्राइस, उसको लॉस हो जाएगा। ये लॉस कैलकुलेट होगा फ्यूचर प्राइस टी इज इक्वल टू 2 सितंबर माइनस फ्यूचर का प्राइस टी इज इक्वल टू 1 सितंबर मल्टीप्लाई बाय लॉट साइज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो 140 रुपीज़ आज की प्राइस हो चुकी है। 150 पे हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, मल्टीप्लाई बाय 100 शेयर्स पे कॉन्ट्रैक्ट किया था, इंटू एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो -1000, यानी कि डी को लॉस हो जाएगा 1000 रुपये का। -1000 इज द न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ द लॉस, बट हिज लॉस इज 1000 रुपीज़। और जितने का लॉस डी को होगा उतने का प्रॉफिट सी को हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सी सोच रहा था कि 150 से नीचे जाएगा और 150 के नीचे चला गया, फ्यूचर का प्राइस 140 हो गया, तो उसको उतने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि 1000 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा? अब स्टॉक एक्सचेंज 2 सितंबर को ही 1000 रुपये जोड़ देगा सी के अकाउंट में और डी के अकाउंट से 1000 रुपये निकाल लेगा। अब डी का मार्जिन अकाउंट का बैलेंस बच गया 1000 रुपये और इसका अकाउंट का बैलेंस हो गया 3000 रुपये सी का। तो सी और डी के मार्जिन अकाउंट में से क्या चेंज आया कि डी का मार्जिन अकाउंट का जो बैलेंस है वो कम हो गया और सी के मार्जिन अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया, क्योंकि सी को नोशनल प्रॉफिट हो गया। ये वर्ड जो है नोशनल प्रॉफिट या नोशनल लॉस इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि ये रियल प्रॉफिट और लॉस नहीं है, क्योंकि अभी तक या तो मैच्योरिटी भी नहीं आई या फिर लोगों ने स्क्वायर ऑफ भी नहीं किया। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे नोशनल वर्ड यूज़ करते हैं, यानी कि आर्टिफिशियल। तो जिसको प्रॉफिट होगा नोशनल, उसके अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा, उसके मार्जिन अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा, और जिसको लॉस होगा उसके मार्जिन अकाउंट से पैसा कट जाएगा। ठीक है, ये जो 140 रुपीज़ फ्यूचर की प्राइस हो गई, ये फ्यूचर की प्राइस क्लोजिंग प्राइस होती है, यानी कि उस दिन की क्लोजिंग प्राइस, यानी कि 2 सितंबर को उस फ्यूचर प्राइस यानी कि क्लोजिंग प्राइस है वो 140 है। आगे बढ़ते हैं। 3 सितंबर, उसके अगले दिन क्या हुआ? उसके अगले दिन शेयर्स की तो प्राइस चेंज हो जाएगी, उसके कारण फ्यूचर की प्राइस में क्या चेंज आया? फ्यूचर की प्राइस 155 हो चुकी है, बढ़ चुकी है। अब डी को नोशनल प्रॉफिट हो जाएगा। डी को नोशनल प्रॉफिट क्यों हो जाएगा? क्योंकि डी सोच रहा था यार 150 से ऊपर जाना चाहिए और 155 हो गया फ्यूचर का प्राइस। तो सिंस 155 हो गया फ्यूचर्स का प्राइस, उसको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो आप प्रॉफिट निकालोगे वो निकालोगे 3 सितंबर माइनस 2 सितंबर। इसका मतलब ये है कि पिछली रीप्राइसिंग जो हुई थी वो वाला प्राइस लिया जाएगा और अभी जो प्राइस हो चुकी है वो वाला लिया जाएगा। मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं कहना ये चाहता हूँ कि इस डायग्राम को देखिए, ये वाला डायग्राम मैंने बनाया है कि फ्यूचर की प्राइस मैंने कहा था सब्जेक्ट टू चेंज है, यानी कि जिस दिन हमने कॉन्ट्रैक्ट किया टी इज इक्वल टू 0, भले हमने कॉन्ट्रैक्ट 150 पे किया लेकिन वो प्राइस बदलती रहेगी आगे चल के, तो प्राइस बदल गई 140 हो गई, तो 140 अभी न्यू प्राइस हो गई इसकी। यानी कि जब 3 सितंबर की बारी आएगी और इसकी प्राइस 155 जो हो चुकी है, इसको कंपेयर किया जाएगा 140 से और ना कि 150 से। इस बात का विशेष ध्यान देना है, क्योंकि जब रीप्राइसिंग की जाती है इसका मतलब ये निकल रहा है कि उस फ्यूचर को, यानी कि उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक नया प्राइस दे दिया जाता है। जिस दिन वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हुआ टी इज इक्वल टू 0 में, तो उस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस थी 150। 2 सितंबर को रीप्राइसिंग की गई और रीप्राइसिंग का मतलब ये होता है कि इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक नया प्राइस दे दिया गया 140 रुपीज़। तो अब हम 150 को भूल जाएंगे, अब हम 140 को याद रखेंगे। और 3 सितंबर को 155 हो गई, तो उस 155 को 140 से कंपेयर किया जाएगा और उस हिसाब से प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा। तो फ्यूचर का प्राइस टी इज इक्वल टू 3 सितंबर माइनस फ्यूचर का प्राइस टी इज इक्वल टू 2 सितंबर इंटू लॉट साइज इंटू नंबर ऑफ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो 155 हो गया फ्यूचर का प्राइस, पहले था 140 इंटू 100 इंटू 1, 1500 रुपये का प्रॉफिट हो गया डी को।
जितना प्रॉफिट हुआ डी को उतना लॉस हुआ सी को -1500 का। अब क्या होगा? तो अब मार्जिन अकाउंट में स्टॉक एक्सचेंज 1500 रुपये निकाल देगी सी के अकाउंट से और डी के अकाउंट में जमा कर देगी 1500 रुपये। तो अभी सी का बैलेंस हो जाएगा मार्जिन अकाउंट का 1500 और डी का मार्जिन अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा 2500। इस तरीके से मार्जिन काम करता है और इस तरीके से क्रेडिट रिस्क को टैकल किया जाता है और उसको वर्चुअली ज़ीरो कर दिया जाता है कि दोनों पार्टीज से मार्जिन मार्जिन जमा करवाया जाता है और डेली बेसिस के क्लोजिंग प्राइसेस के बेसिस पे रीप्राइसिंग यानी कि मार्क टू मार्केट किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 1500 रुपये इसका अकाउंट में जमा है, 2500 रुपये दूसरे अकाउंट में जमा है, क्या पता लॉस बहुत ज़्यादा हो गया या क्या पता प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गया, तब क्या होगा? वैसे केसेस में एक्चुअली में मार्जिन का जो बैलेंस है उसका एक और कंसेप्ट है विच इज़ इनिशियल मार्जिन एंड मेंटेनेंस मार्जिन। तो मार्जिन दो तरीके की होती है, एक होता है इनिशियल मार्जिन और एक होता है मेंटेनेंस मार्जिन। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि मार्जिन इज टू सेफगार्ड फ्रॉम द क्रेडिट डिफॉल्ट और द डिफॉल्ट रिस्क, यानी कि धोखा से बचाना, यानी कि धोखा नहीं होने देना, एक पार्टी दूसरे को धोखा न दे पाए। इट इज डिपॉजिटेड बाय ऑल दी ट्रेडर्स, चाहे आपने एफ प्लस करके रखा हो या एफ माइनस करके रखा हो, मतलब सी को भी जमा कराना था और डी को भी जमा कराना था। ओनली क्लोजिंग प्राइसेस आर रेलिवेंट, क्योंकि क्लोजिंग प्राइसेस पर ही रीप्राइसिंग की जाती है। इनिशियल मार्जिन कैसे निकलता है? इनिशियल मार्जिन निकलता है म्यू, इस साइन को बोलते हैं म्यू और इसको बोलते हैं सिग्मा, इस साइन को बोलते हैं सिग्मा, इस साइन को बोलते हैं म्यू। तो म्यू प्लस 3 सिग्मा। इस म्यू को बोला जाता है एवरेज डेली एब्सोल्यूट चेंज इन द वैल्यू ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये या तो क्वेश्चन में निकाल के दिया रहेगा या तो समेशन एक्स बाय एन करके निकालना पड़ेगा। इस सिग्मा का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दीज चेंजेस, या तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा या तो आपको निकालना पड़ेगा रूट ओवर समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन एन करके। एक्स का मतलब यहाँ पर है एब्सोल्यूट चेंज इन द फ्यूचर्स प्राइस, यानी कि 150 रुपये से 140 हो गया था, फिर 140 से 155 हो गया था। तो क्या चेंजेस आ रहे हैं देखिए, यहाँ पे चेंज आ रहा है 10 का, 150 से 140 हो गया, और यहाँ पे चेंज आ रहा है 15 का, 140 से 155 हो गया। तो एक्स की जो वैल्यूज़ होंगी वो एब्सोल्यूट चेंज द फ्यूचर्स प्राइस होगा और एन होगा नंबर ऑफ डेज। अभी जो फॉर्मूले हैं समेशन एक्स बाय एन ये वाला और ये वाला रूट ओवर समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय एन, ये मैंने बहुत अच्छे तरीके से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में आपको सिखाया हुआ है। तो इस तरीके से मेरा इनिशियल मार्जिन तो आ जाएगा। अब देखते हैं मेंटेनेंस मार्जिन क्या होता है। मेंटेनेंस मार्जिन इज़ अ परसेंटेज ऑफ इनिशियल मार्जिन। तो इनिशियल मार्जिन जो भी होगा तो उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज लाइक 75%, 80% निकाला जाएगा और उसे मेंटेनेंस मार्जिन कहा जाएगा। इफ़ द मार्जिन अकाउंट का बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन के भी नीचे हो जाता है देन पुट फंड्स इन द मार्जिन अकाउंट टू ब्रिंग इट अप टू इनिशियल मार्जिन, यानी कि जो मेरा मेंटेनेंस मार्जिन आएगा उसके नीचे अगर मेरा मार्जिन अकाउंट का बैलेंस चला जाएगा तो मुझे इतने पैसे लाने पड़ेंगे, मतलब घर से पैसे डालने पड़ेंगे कि मेरा जो मार्जिन का बैलेंस हो जाए वो इनिशियल मार्जिन के बराबर हो जाए। ये जो मैंने अभी कहा इसको मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। केस नंबर 1, ये ब्लू कलर में मेरा मार्जिन का बैलेंस है, मतलब मैंने कितना पैसा जमा कराया हुआ है। तो मैंने 24,000 रुपये स्टॉक एक्सचेंज के पास जमा कराया हुआ है। ये रेड कलर में मेरा इनिशियल मार्जिन है यानी कि 20,000, और ग्रीन कलर में मेरा मेंटेनेंस मार्जिन है, मान के चलो 80% मुझे मेंटेन करना है, तो 20,000 का 80% निकाला जाएगा जो कि होगा 16,000। मतलब इतना पैसा मैंने जमा करा के रखा हुआ है और ये मेरे इनिशियल मार्जिन का कैलकुलेशन है और ये मेरा मेंटेनेंस मार्जिन का कैलकुलेशन है। बट मेरा पैसा कितना पड़ा हुआ है, मेरा मनी कितना पड़ा हुआ है? मेरा मनी पड़ा हुआ है 24,000। केस 2 में आते हैं। केस 2 में ये फ़र्क आएगा केस 1 से
कि सिंस आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट, और आपने 24,000 रुपये जमा करा दिए। तो सिंस आपने 24,000 रुपये जमा करा दिए, वो 24,000 इंटैक्ट तो बचेंगे नहीं। क्यों नहीं बचेंगे? क्योंकि रीप्राइसिंग होती रहेगी मार्केट में, यानी कि अगर आपको लॉस होता रहेगा तो आपके मार्जिन अकाउंट में से पैसे कटते जाएंगे। तो मान के चलो आपको लॉस होता गया और आपके अकाउंट से पैसे कटते गए मार्जिन अकाउंट से। आपका जो मार्जिन अकाउंट का अब बैलेंस बचा है वो सिर्फ 15,000 रुपये बचा है। यानी कि 24,000 रुपये आपने जमा कराए थे, लॉस होता गया होता गया होता गया होता गया, और आज जाके आपका मार्जिन अकाउंट का बैलेंस 15,000 पे खड़ा है। जैसे ही वो मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे गया, यानी कि मेंटेनेंस मार्जिन आपको 16,000 मेंटेन करनी थी और ये 15,000 हो गया, अब आपको इतना पैसा लाना पड़ेगा कि आपका मार्जिन अकाउंट का बैलेंस इनिशियल मार्जिन के बराबर हो जाए, यानी कि 20,000 तक पहुंच जाए। यानी कि इसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा मनी, यानी कि ब्रिंग इन 5,000 रुपीज़, यानी कि घर से 5,000 रुपये और डालने पड़ेंगे। तो 15,000 में प्लस हो जाएगा 5,000, यानी कि बन जाएगा 20,000, और 20,000 आपका इनिशियल मार्जिन है यानी कि मेंटेन करने का, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये निकल रहा है कि आपका अगर मार्जिन अकाउंट का बैलेंस इस एरिया में है, यानी कि इनिशियल मार्जिन से ज़्यादा है, यानी कि 20,000 से ज़्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान के चलो आपको लॉस हो रहा है, आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं, लेकिन आपका जो पैसा है यानी कि मार्जिन अकाउंट का बैलेंस है वो इस एरिया में है, यानी कि मेंटेनेंस मार्जिन से ज़्यादा है और इनिशियल मार्जिन से कम है, यानी कि 16,000 से ज़्यादा है, 20,000 से कम है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत का मतलब आपको कोई भी पैसे आप जमा नहीं कराने। आपको तभी पैसे और जमा कराने पड़ेंगे जब आपका मार्जिन अकाउंट का बैलेंस 16,000 यानी कि मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे चला जाएगा। और आपको कितने पैसे जमा कराने हैं? तो आपको इतने पैसे जमा कराने हैं कि आपके मार्जिन अकाउंट का बैलेंस इनिशियल मार्जिन यानी कि 20,000 बन जाए। तो समराइज करते हैं, मेरा मेंटेनेंस मार्जिन है 16,000, मेरा इनिशियल मार्जिन है 20,000, और मेरा मार्जिन अकाउंट का बैलेंस है 24,000। तो मैंने मेंटेनेंस मार्जिन को 16,000 पे रखा है। अब मेरा मार्जिन अकाउंट का बैलेंस कम होते गया कम होते गया कम होते गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कम हुआ, यानी कि मेंटेनेंस मार्जिन के बराबर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई पैसा नहीं लाना। उसके नीचे गया, यानी कि मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे गया, तो मुझे पैसे लाने पड़ेंगे। कितने पैसे? यहाँ तक पहुँचने के लिए? जी नहीं, मुझे पैसे लाने पड़ेंगे इनिशियल मार्जिन यानी कि 20,000 तक पहुँचने के लिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए इसका क्वेश्चन कर लेते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये क्वेश्चन में आपका अंडरलाइंग एसेट होने वाला है सेंसेक्स, जिसे हम इंडेक्स कहते हैं, और डेरिवेटिव जो इसमें बना वो है फ्यूचर्स। तो यहाँ पे आपको वर्ड मिलेगा सेंसेक्स फ्यूचर्स, जो कि कौन सी कैटेगरी का होता है? तो वो होता है इंडेक्स फ्यूचर्स की कैटेगरी का। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंसेक्स फ्यूचर्स यानी कि इंडेक्स फ्यूचर्स आर ट्रेडेड एट अ मल्टीपल ऑफ 50. कंसिडर द फॉलोइंग कोटेशंस ऑफ सेंसेक्स फ्यूचर्स इन द 10 ट्रेडिंग डेज ड्यूरिंग February 2009. डे दिए हुए हैं, हाई दिया हुआ है, लो दिया हुआ है, क्लोजिंग दिया हुआ है। Abhishek bought one Sensex future contract on February 2004. The average daily absolute change in the value of the contract, average daily absolute change in the value of the contract 10,000 rupees है, और standard deviation of these changes is 2,000 rupees. Maintenance margin 75% है initial margin का. You are required to determine the daily balances in the margin account and payment of margin calls if any. चलिए क्वेश्चन के आंसर में आते हैं। इनिशियल मार्जिन जैसे मैंने आपको बता रहा था म्यू प्लस 3 सिग्मा होता है, जहाँ पे म्यू का मतलब डेली एब्सोल्यूट चेंज है और सिग्मा का मतलब स्टैंडर्ड डिविएशन है। अकॉर्डिंगली आपकी इनिशियल मार्जिन आ जाएगी 10,000 प्लस 6,000। 6,000 कहाँ से आया? 3 इंटू 2,000, 3 सिग्मा, तो 16,000 रुपये आपकी आ जाएगी इनिशियल मार्जिन। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेंटेनेंस मार्जिन इज 75%। ये देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 75% आपका मेंटेनेंस मार्जिन है इनिशियल मार्जिन का। सो 75% ऑफ 60,000 12,000। तो सीधा सीधा जो मैं आपको समझा रहा था, अब अगर क्वेश्चन के डेटा के हिसाब से समझाऊं, तो आपका इनिशियल मार्जिन है 16,000,
आपका मेंटेनेंस मार्जिन है 12,000। अब आपका मार्जिन का बैलेंस ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर मार्जिन का बैलेंस गलती से 12,000 के नीचे गया ना, सो आपको और पैसे लाने पड़ेंगे उसको 16,000 बनाने के लिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इनिशियल मार्जिन 16,000, मेंटेनेंस मार्जिन 12,000। आपका मार्जिन का बैलेंस ऊपर नीचे होते जा रहा है। जैसे ये मार्जिन का बैलेंस 12,000 यानी कि मेंटेनेंस मार्जिन के नीचे जाने वाला होगा, जैसे ही जाएगा आपको पैसे लाने पड़ेंगे इनिशियल मार्जिन के 16,000 उसको बनाने के लिए। यही इस क्वेश्चन में भी हो रहा है। आप एक 4 कॉलम टेबल बनाओगे, डे, चेंजेस इन दी फ्यूचर वैल्यूज, मार्जिन अकाउंट का बैलेंस कितना चल रहा है, और कॉल मनी है कि पैसा कितना लाना पड़ेगा आपको। 4 फरवरी को 16,000 रुपये आपके हैं इनिशियल मार्जिन। अब 5 फरवरी को क्या हुआ, 5 फरवरी को फ्यूचर की वैल्यू में 105 रुपये गिरावट आई। ये कैसे आई, चलिए डिस्कस करते हैं। स्टार 1 को डिस्कस करते हैं। देखिए क्या हो रहा है, 4 फरवरी को सेंसेक्स की जो क्लोजिंग प्राइस है, मैंने कहा था कि आपको हाई और लो आपके लिए इरेलीवेंट है। जो क्वेश्चन में ये हाई दिया हुआ है और ये जो लो दिया हुआ है ना, ये आपके लिए इरेलीवेंट है, ये यूजलेस है। आपको क्लोजिंग प्राइस ही सिर्फ लेना है। तो हमने क्लोजिंग प्राइस ले ली कि 4 फरवरी को सेंसेक्स की क्लोजिंग है 3296.50 और 5 फरवरी को है 3294.40। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक सेंसेक्स का फ्यूचर 50 सेंसेक्स के बराबर है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में 50 चीज़ें हैं, 50 सेंसेक्स है। सो इसका मतलब ये होगा कि अगर 4 फरवरी को मैं क्लोजिंग प्राइस ऑफ सेंसेक्स फ्यूचर्स लूँ, तो मैं क्या करूँगा, 3296.5 इंटू 50 करूँगा, और 5 फरवरी को 3294.4 मल्टीप्लाई बाय 50 करूँगा। तो एक बात का ध्यान रखो कि सेंसेक्स अलग चीज़ है और सेंसेक्स फ्यूचर अलग चीज़ है। अब फ्यूचर की वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं। कैसे आएंगे चेंजेस, कि 5 फरवरी की जो वैल्यू है फ्यूचर की, उसमें से 4 फरवरी की वैल्यू को मैंने माइनस कर दिया। तो 5 फरवरी की वैल्यू कितनी है, वो है ये 3294.4 इंटू 50 माइनस 3296.50 इंटू 50। सो 50 को मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर में बचा 3294.4 माइनस 3296.5, दिस विल गिव यू 105 रुपये। फ्यूचर की वैल्यू 105 रुपये गिर गई। सो फ्यूचर की वैल्यू 105 रुपये गिर गई, तो 16,000 में से आपके 105 रुपये कट जाएंगे, 15,895 आपका बचेगा मार्जिन अकाउंट में। फिर 6 फरवरी को भी आपके 3200 रुपये कम हो गए, तो इसकी वैल्यू बची 12,695। अभी भी 12,695 यानी कि 12,000 की मेंटेनेंस मार्जिन के ऊपर है। अब 7 फरवरी को क्या हुआ, 7 फरवरी को 905 रुपये और कम हो गया, लेकिन मार्जिन अकाउंट में 16,000 रुपये दिखा रहा है और 4,210 दिखा रहा है कॉल मनी में। ये कैसे आया, चलिए डिस्कस करते हैं। स्टार 2 कि 12,695 आपका मार्जिन अकाउंट में बैलेंस था, 905 रुपये गिरावट आई, गिरना चाहिए था। तो जैसे 12,695 ये मार्जिन अकाउंट है, ये आपका 12,000 रुपये आपका मेंटेनेंस मार्जिन है, 905 गिरेगा, मतलब क्या होगा, मेंटेनेंस मार्जिन 12,000 से आपका मार्जिन अकाउंट का बैलेंस गिर गया। गिरने के बाद अब आपको कितने पैसे लाने हैं, जो कि आपका इनिशियल मार्जिन तक पहुंच जाए, वो है 4,210। यही हुआ है आपके सामने कि मार्जिन का बैलेंस कितना बचेगा, 12,695 माइनस 905, 11,790, और 11,790 यानी कि मार्जिन का बैलेंस मेंटेनेंस मार्जिन 12,000 से कम है। सो नाउ आपको क्या करना है, नाउ यू हैव टू ब्रिंग इन फंड्स सो दैट 11,790 आपका बिकम्स 16,000 यानी कि इनिशियल मार्जिन बन जाए, और इनिशियल मार्जिन बनने के लिए आपको 4,210 रुपये और एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे। तो यही इस क्वेश्चन में हुआ कि आपको आपका मार्जिन का अकाउंट का बैलेंस 16,000 बन जाएगा और 4,210 रुपये आपको एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे। ऐसे ही आपका आगे बढ़ते आएंगे, 18,000 कोई दिक्कत नहीं, 18,000 फिर 19,000, 20,000, 18,000। अभी 18,275 से 7,760 गिर रहा है, यानी कि फिर 12,000 के नीचे जा रहा है। तो 16,000 रुपये बनाने के लिए आपको 5,485 रुपये और घर से देने पड़ेंगे। तो यही आपने डेली बैलेंसेस निकाल लिए, और जो भी पैसा कॉल करना था वो भी आपने निकाल लिया। सो ये होता है आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा टारगेट है 5,000 सब्सक्राइबर्स का, यानी कि #road to 5K। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।